this class, we will discuss the topic number 7.2.3 inductance from the Griffith Electrodynamics. इंडक्टेंस से आप लोग पहले वाकिफकार होंगे। इंडक्टेंस किसे कहते हैं? जब एक कोयल पड़ी हुई हो और उसमें उसको किसी भी बैटरी से ना जोड़ा गया हो, जबकि दूसरी कोयल उसको बैटरी से जोड़कर उसमें अगर करंट को वेरी किया जाए तो दूसरी कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इस फिनोमिना को एक सेल्फ इंडक्टेंस का भी फिनोमिना होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमिना क्या होता है कि जिस फर्ज किया एक कोयल है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो वो करंट चेंज होने की वजह से चूँकि जो फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो वो कोयल के अपने आप में से भी वो चेंजिंग फ्लक्स गुजरेगा। जब चेंजिंग फ्लक्स अपने आप में से गुजरेगा तो उस वक्त ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस का नाम देते हैं। यानी उसी कोयल के अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो उसे हम सेल्फ इंडक्टेंस का नाम देते हैं। जबकि अगर किसी दूसरी कोयल के अंदर जो है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, याद रखें ये जो इंडक्टेंस का फिनोमिना है या ये जो एक इंडक्टेंस कोयल भी हमें मिलती है, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ वेरिएंग करंट के लिए होती है। इसलिए ज़्यादातर हम इसे एसी के में यूज़ करते हैं, यानी एसी करंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एसी करंट वेरी कर रहा होता है। अगर इंडक्टेंस एक एल्यूमिनियम वायर की या कॉपर वायर की बनी हुई है कोई इंडक्टेंस कोयल, और उसमें से अगर करंट फ्लो करता है, डीसी करंट फ्लो करता है जो कि चेंज नहीं हो रहा वक्त के साथ साथ, तो आप लोग देखेंगे कि वो इंडक्टेंस कोयल में किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस करंट के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो कॉपर वायर है, उसकी रेजिस्टेंस नहीं है। और दूसरा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी उसकी नहीं है, जिसकी वजह से वो करंट को बहुत माइन्यूट सा रेजिस्टेंस देगी। लेकिन अगर ये कॉपर वायर में से कॉपर वायर की कोयल बनी हुई है और उस कोयल में से अगर एसी करंट को फ्लो करवाएं तो वो जो है इंडक्टेंस कोयल उस एसी करंट को अपोज करने लगती है, क्योंकि लेंसेज लॉ के मुताबिक उसके अंदर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ऐसी डायरेक्शन में करंट पैदा होता है जो कि इनिशियल करंट को अपोज करता है। तो इस तरह से जो है सेल्फ इंडक्टेंस में सपोज यू हैव द टू लूप्स ऑफ ए वायर एट रेस्ट, फिगर 7.29। हम दो लूप लेते हैं किसी भी वायर के, 7.29 फिगर देखें, ये है 7.29 फिगर। इस फिगर के अंदर एक लूप 1 है और दूसरी लूप 2 है। अब ये देखें कि लूप 1 जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड लूप 2 में से गुजर रहा है। इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप 2 में से गुजर रही हैं। होगा क्या कि लूप 1 में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो इसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो भी चेंज होगा। तो जो फ्लक्स चेंज होगा तो वो फ्लक्स इसके अंदर ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना बोलते हैं। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि लूप 2 की जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा है लूप 1 की वजह से। ये हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी भी करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं, जिनमें से एम्पियर लॉ है, बायोट-सेवर्ट लॉ है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, वगैरह वगैरह। तो इससे जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, बायोट-सेवर्ट लॉ यूज़ करेंगे। बायोट-सेवर्ट लॉ यूज़ करके लूप 2 की पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे लूप 1 की वजह से। तो चलें देखते हैं, ये है बायोट-सेवर्ट लॉ। इफ यू रन अ स्टेडी करंट I1 अराउंड द लूप 1, ये लूप 1 में से करंट I1 फ्लो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो है करंट I1 है, ये फ्लो कर रहा है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यू माइट हैव a tough time actually calculating V1, but a glance at the Biot-Savart law, V1 is equal to mu naught over 4 pi I1 closed integral dl1 क्रॉस r कैप over r square। ये वो वाला मैग्नेटिक फील्ड है जो कि लूप 1 की वजह से है लूप 2 की पोजीशन पर। तो मैग्नेटिक फील्ड V1 है लूप 2 की, यानी ये लूप 1 की वजह से, यानी इस लूप 1 की वजह से हमने लूप 1 का एक स्मॉल एलिमेंट dl1 लिया और इस dl1 की वजह से इस r डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या है, तो फिर इंटीग्रेट करेंगे नीचे वाले को, यानी बायोट-सेवर्ट लॉ की मदद से। तो इस तरह से dl1 की वजह से V1 हम फाइंड आउट कर लेंगे एट द पोजीशन ऑफ लूप 2। सम ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द लूप 2, लेट phi2 बी द फ्लक्स ऑफ V1 थ्रू 2। हम कहते हैं कि जो लूप 2 में से जो फ्लक्स गुजरता है वो V1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स गुजरता है। You might have a tough time actually calculating V1, but a glance at the Biot-Savart law is this reveals one significant fact about this field. It is a proportional to the current I1. Therefore, so 2 is the flux through the loop 2. Therefore, so 2 is the flux through the loop 2.
लूप 2 में से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो लूप 1 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, और लूप 1 का मैग्नेटिक फील्ड V1 है, और लूप 2 का जो डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट है वो है D2। हमने पूरी लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स जो लूप 2 में से फ्लक्स पास कर रहा है वो फ्लक्स फाइंड आउट करना है, यानी इस लूप 2 में से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा B डॉट डी ए को। तो इस तरह से हम phi2 फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस दस द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I1। अगर हम phi2 निकालें यानी P1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये बन जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई I1 यहाँ पे आ जाएगा उसी तरह से, और P1 की वैल्यू में यहाँ पर ये डबल इंटीग्रल आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल DL1 क्रॉस आर कैप ओवर आर स्क्वायर, लेकिन I1 जो है फिर भी बाहर रहेगा, I1 जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह से I1 बाहर रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये phi2 जो है वो डिपेंड करेगा इस I1 पे। तो यहाँ से ये बात हम लिख सकते हैं कि phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, यानी ये जो फ्लक्स 2 है जो लूप 2 में से गुजर रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लूप 1 में से गुजरने वाले करंट के। ये कैसे पता चला? जब हम V1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी उससे वो हमें ये बताएगी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम देते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये दो कॉइल्स की होती है, तो दो कॉइल्स की ये सेकंड कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1 की वजह से। There is a cute formula for the mutual inductance which you can derive by expression the flux in terms of vector potential and invoking the Stokes theorem। तो ये हमारे पास phi2 है इंटीग्रल B1 डॉट DA2। अब ये इस सरफेस इंटीग्रल को बल्कि B1 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में हम मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं जो कि डेल क्रॉस A1 के बराबर है डॉट DA2। अब ये हमारे पास एक सरफेस इंटीग्रल है, इसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं A1 डॉट DL2। अब ये क्लोज्ड लाइन या क्लोज्ड लूप पर दिया गया ये इंटीग्रल है। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5.63 इक्वेशन के मुताबिक जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का जो फार्मूला था वो ये वाला था, ये हमने पढ़ा था म्यू नॉट I1 ओवर 4 पाई क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल DL1 ओवर R। अब इसमें से R क्या चीज़ है? ये वाला R, ये हमारे पास सेपरेशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। DL1 क्या चीज़ है? ये सोर्स पॉइंट का जो लूप है ना उसका स्मॉल एलिमेंट है, और I1 क्या है? जो कि सोर्स यानी लूप 1 में से जितना करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, एंड हेंस phi2 इज इक्वल टू, तो अब phi2 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब A1 की वैल्यू ये वाली आ गई तो A1 की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I1 ओवर 4 पाई क्लोज्ड इंटीग्रल, एक क्लोज्ड इंटीग्रल पहले वाला था और एक क्लोज्ड इंटीग्रल A1 की वैल्यू जब पुट करते हैं तो फिर आएगा DL1 ओवर R डॉट DL2। ये हमारे पास phi2 की वैल्यू आ गई। Evidently, the mutual inductance M21 is equal to mu naught over 4 pi closed line integral into closed line integral DL1 dot DL2 divided by R। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला आ गया। ये कैसे आया? हमें पता था कि phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 है, बाकी जो इसके अलावा तमाम फैक्टर्स हैं वो M21 है। जब हम इस phi2 को इस phi2 के साथ कंपेयर करेंगे देन वी हैव M21 इज इक्वल टू दिस म्यू नॉट ओवर 4 पाई closed line integral into closed line integral DL1 dot DL2 over R। This is called the Newman formula. It involves the double line integral, one integration around the loop L1 and other around the loop 2. It is not very useful for the practical calculation, but it does reveal two important things about the mutual inductance. M21 is the purely geometrical quantity having to do with the sizes। जो mutual inductance है वो यानी फ्लक्स है जो लूप 2 में से पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट I1 के। अब ये I1 है, ये phi2 है। अगर हम इसको और इसको आपस में कंपेयर करें तो बाकी तमाम का तमाम फैक्टर M21 के बराबर है। तो M21 हमारे पास होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल DL1 डिवाइडेड बाई R डॉट DL2। हम ऐसे इसको लिख देते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये वाला फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड, एक लाइन इंटीग्रल DL1 की वजह से है, दूसरा DL2 की वजह से dot DL2 divided by R। This is the Newman formula. It involves the double line integral, one integration around the loop 1, the other loop around the loop 2. It is not very easy. It is not very useful for the practical calculations, but it does reveals the two important things about the mutual inductance। ये एक प्योरली जियोमेट्रिकल क्वांटिटी है जो कि साइजेस, शेप्स और रिलेटिव पोजीशन ऑफ लूप पे डिपेंड करती है, ऑफ द टू लूप्स पे डिपेंड करती है, यानी दोनों लूप्स एक दूसरे से कितनी दूर हैं, उनकी शेप क्या है, उनके साइजेस क्या हैं, इस बात पर डिपेंड करती है। The integral in the equation 7.22 is unchanged if we switch the rules of loop 1 and 2। It follows that M1
M21 इज इक्वल टू M12। तो अगर जो है यहाँ पर M21 की बजाय M12 होगा तो ये चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, इसका ऑर्डर चेंज भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये M21 बराबर होगा M12, यानी दोनों वायर्स की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो बराबर होगी।